कहाँ पे थे हम लोग? क्रेस्ट पे Crest. And ड्रेस पढ़ लिया था। yes. Let's start in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Allah के नाम से शुरू से बड़ा मेहरबान नाइस रहम फरमाने वाला है। It's our third class. उस्मान, okay? जी सर ओके। अच्छा, it's our third class of batch 4 और हम जो डेफिनेशन क्लास है सेक्शन 2 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका आज बताया जा रहा है कि जो क्लास है वो सब क्लास जो है कस्टम एक्ट। तो क्या है कस्टम एक्ट? किसी को है आइडिया कस्टम एक्ट का? तो याद रखना कि कस्टम एक्ट 1969, जब भी कस्टम एक्ट का वर्ड यूज होगा सेल टैक्स पढ़ते पढ़ते कहीं पे वर्ड आ जाता है कस्टम एक्ट, तो हम क्या समझेंगे? कस्टम्स एक्ट 1969। और क्या सिर्फ यही नहीं, एक्ट के साथ जो कस्टम के रूल्स हैं और कस्टम्स की जो नोटिफिकेशंस हैं उनको भी समझ लिया जाएगा। ये कस्टम एक्ट के बारे में ही बात हो रही है। कस्टम एक्ट्स के रूल्स और नोटिफिकेशंस, जब भी ये वर्ड यूज हुआ तो इसका हम मीनिंग जो है वो ये सारे ले लिया करेंगे। Custom Act means this. Wherever we read the word Custom Act, we will understand. We are talking about Custom Act 1969, कस्टम के रूल्स और कस्टम्स के नोटिफिकेशन। अगली डेफिनेशन मुझे प्लीज बताओ। डिफॉल्टर। अब देखो डिफॉल्टर पेपर में कैसे वो पूछ सकता है। देखो डिफॉल्टर कौन होता है? आपके ख्याल में डिफॉल्टर कौन होता है? जिसने अपना टैक्स पे नहीं किया होता। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यार अगेन लेट मी नो दैट am I audible to you people? Please let me know in the chat box. Yes sir, voice is clear. Voice is clear and board is also clear as well. Is it so? सर निदा कह रही है आवाज नहीं आ रही। सिर्फ निदा को नहीं आ रही है, बाकियों को भी नहीं आ रही है आवाज? सिर्फ निदा को नहीं आ रही। सिर्फ निदा को नहीं आ रही। तो बेटा देयर इज एन इशू एट योर एंड, प्लीज ट्राई टू रेक्टिफाई दैट, बिकॉज इफ I am not good, my volume is not good, so other may not listen to me. So if others are listening me, so please try to make your good internet connection. ऐसे ही है, नेट के कनेक्शन की वजह से आपको मोस्ट प्रोबेबली आवाज नहीं जा रही होगी। सही। लेट्स डिफॉल्टर। यार डिफॉल्टर कौन होता है? जिसने कुछ देना हो वो ना दे। मिसाल के तौर पे बैंक से आपने कर्ज लिया, बैंक को आपने किस्तें देनी है। एक तो आपने जो पैसा लिया वो वापस करना है, एक सूद वापस करना है बैंक को। ऐसे ही होता है, अगर आप जो पैसा लिया है वो या सूद दोनों में से कोई चीज वापस नहीं करते तो आपको क्या कहते हैं? वो डिफॉल्टर हो गया। सेल टैक्स में फिर क्या होगा? सेल टैक्स में डिफॉल्टर कौन होगा? जो टैक्स पे नहीं करता। वेरी गुड। तो ये देखो जी, ये कहते हैं, सैफ कहता है डिफॉल्टर वो है सेल टैक्स में जो टैक्स पे नहीं करता, जो एडिशनल टैक्स पे नहीं करता, जो स्टैंडर्ड टैक्स पे नहीं करता, जो एरियर्स पे नहीं करता। लो, ये मैंने एक एमसीक्यू बनाने की कोशिश की कि मैं पेपर में आ गया कि डिफॉल्टर मींस हु डजंट पे द टैक्स, एडिशनल टैक्स, स्टैंडर्ड टैक्स, एरियर्स। तो यहाँ पे सबसे अच्छा लफ्ज जो है, जो सबसे फिट बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्टर, वो कहता है डिफॉल्टर वो होता है जो एरियर्स पे नहीं करता। डिफॉल्टर वो होता है जो कि एरियर्स पे नहीं करता। और एरियर्स की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? जो ड्यू हो गया, जो ड्यू हो गया, पे नहीं किया गया, वो क्या बन गया? एरियर्स। तो डिफॉल्टर कौन हुआ?
जो एरियर पे है। एरियर पे नहीं करे। अब डिफॉल्टर कौन होगा? बंदा होगा, ठीक है। अ पर्सन। इंडिविजुअल होगा। क्या इंडिविजुअल ही काम कर रहे होते हैं? क्या कंपनी और एओपी काम नहीं करती? करते हैं सर। कंपनी और एओपी भी मैंने बताया था, जी सर। कुछ पर्सन की किस्में होती हैं। इंडिविजुअल होता है, एओपी होती है और कंपनी होती है। तो जब कंपनी नहीं पे करेगी, जब एओपी पे नहीं करेगी, तो फिर डिफॉल्टर कौन होगा? वो भी डिफॉल्टर है। जो एओपी कैसे बनती है? कुछ बंदे इकट्ठे होते हैं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा बंदे इकट्ठे होते हैं, कहते हैं चलो कारोबार करते हैं ताकि मुनाफा कमाएं। तो जो बंदे इसके मेंबर हैं वो मेंबर ऑफ एओपी हैं। जी। एओपी अगर एरियर्स को पे नहीं करती तो जो मेंबर ऑफ एओपी हैं उनको क्या कहा जाएगा? डिफॉल्टर। डिफॉल्टर। कंपनी है, जी। कंपनी एरियर को पे नहीं करती, कंपनी एरियर्स को पे नहीं करती। कंपनी के क्या होते हैं? डायरेक्टर होते हैं। हर डायरेक्टर जो है कंपनी का वो क्या हो जाएगा? डिफॉल्टर। डिफॉल्टर हो जाएगा। अब बता रहा हूँ आपको कि डिफॉल्टर कौन कौन होगा। वो लिख सकता है पेपर में कि डिफॉल्टर इंडिविजुअल, मेंबर ऑफ एन एओपी, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या करोगे? ऑल ऑफ द अबव। सारे हो जाएंगे ना। फिर वो ये भी कहता है कि एक होता है गारंटर। गारंटर का पता है? जो गारंटी देता है किसी की जगह पे। कौन होता है? अशरफ, जो किसी की जगह पे गारंटी देता है कि जनाब मैं गारंटी देता हूँ बंदा पाक साफ है। तो जो गारंटी दे रहा है उसको गारंटर कह दे। यस सर। यस। तो जो गारंटर है ये भी क्या हो जाएगा? डिफॉल्टर। इसको भी डिफॉल्टर कह। सही बंदे ने नहीं दिया, जी। जिसने गारंटी नहीं दी वो भी डिफॉल्टर, जिसने गारंटी दी हुई थी वो भी क्या बन गया? डिफॉल्टर। डिफॉल्टर बन गया। अभी एक वर्ड और है, उसको मैं कहता हूँ सक्सेसर। जी सर। जानशीन, ऐसे ही होता है ना। यस सर। सक्सेसर क्या होता है? जानशीन। तो जानशीन जो है ऐसे बंदे का जिसने एरियर नहीं दिए वो भी क्या बन जाएगा? डिफॉल्टर। डिफॉल्टर। सर शेयर होल्डर भी बनेंगे। यार यहाँ तक रहो, जो उसने कहा हम वहीं तक रहते हैं। डायरेक्टर कहा उसने, हम डायरेक्टर को कह देते हैं। अभी देखो ना, एक इतनी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर किसी का एक शेयर है। मिसाल बना लो आप, अभी की बैंक लिमिटेड, उसका किसने एक शेयर लिया हुआ है, ठीक है, मेजर शेयर होल्डर नहीं है, वो छोटा सा। तो बिग बैंक अपना एरियर्स नहीं दे रहा, तो क्या बेचारा वो भी डिफॉल्टर बन जाएगा? नहीं, उन सब ने मिलकर मुंतखब किया एक डायरेक्टर को। डायरेक्टर, तो जो डायरेक्टर है वो काम चला रहा है, मैनेज कर रहा है कंपनी को, ठीक है, ठीक है। तो फिर जो कंपनी का फिर डायरेक्टर होगा, कहाँ लिखा मैंने डायरेक्टर कंपनी का? नहीं लिखा, लिखा हुआ कहीं पे? ये कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? डिफॉल्टर। शेयर होल्डर फिर एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर मिलकर ही डायरेक्टर बनाते हैं ना। डायरेक्टर का इलेक्शन होता है एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर, उसमें से लोग डायरेक्टर बन जाते हैं। तो अब मैं आपको जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ कि जनाब डिफॉल्टर एक इंडिविजुअल हो सकता है, मेंबर ऑफ एओपी हो सकता है, कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, गारंटर हो सकता है, सक्सेसर हो सकता है। पांचों में किसी का नाम भी आ जाए तो आप कह दो ये कौन है? डिफॉल्टर। एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्रोप्रिएटर। ये क्या चीज? प्रोप्राइटर। हाँ। हाँ, तो प्रोप्राइटर वो होता है जो अकेला काम कर रहा होता है। अक्सर वो गाँव में वो फिल्में के प्रोप्राइटर कौन है? अच्छा हाँ सर। हाँ, होता है ना। जी सर। हाँ हाँ, प्रोप्राइटरशिप, सही। तो ये पांच जो हैं इनको आप क्या कहेंगे? डिफॉल्टर। डिफॉल्टर कहेंगे। और डिफॉल्टर वो जिसने एरियर्स पे नहीं किए। डिफॉल्टर वो जिसने एरियर्स पे नहीं किए। तो इसमें से एक छोटी सी 3 लाइन की डेफिनेशन में से हम अगर चाहें तो 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे मूव करते हैं। हाँ जी, next definition is default
सरचार्ज, डिफॉल्ट सरचार्ज। डिफॉल्ट सरचार्ज क्या है? आपके शेयर में क्या आता है सर? डिफॉल्ट सरचार्ज क्या आपके माइंड में आता है? डिफॉल्ट सरचार्ज आपने डिफॉल्ट कर दिया, मसलन कि आपने टैक्स देना था, एरियर्स बन के आपने नहीं दिए, आप डिफॉल्टर बन गए। डिफॉल्टर बन के क्या आप सिर्फ जो देने थे एरियर्स वो दे देंगे तो जान छूट जाएगी? नहीं यार, आपने कौमी खजाने के जो पैसे हैं रोक के रखे अपने पास, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब किसी का फंड इस्तेमाल करते हो या किसी का कोई एसेट यूज करते हो, लाइक आप किसी का घर इस्तेमाल कर रहे हो तो रेंट नहीं देते उसे। इसी तरह अगर बैंक से आप लोन लेते हो तो उसके पैसे इस्तेमाल करते हो तो क्या सूद नहीं देते? इसी तरह गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पैसे तुम रोक के बैठ गए हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। अगर ऐसा नहीं करेगी तो चाहे आज जमा करवा दो चाहे साल बाद करवा दो, एक बराबर तो नहीं होना चाहिए। इसलिए इस जो आपने इस्तेमाल किया, आपने एसेट को इस्तेमाल किया, मनी को इस्तेमाल किया, उसका आपको किराया देना पड़ेगा। और किराए का नाम क्या है? डिफॉल्ट सरचार्ज। तो यहाँ पे तीन चीजें याद रखने वाली हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफॉल्ट सरचार्ज का सेक्शन नहीं भूलना। सेल टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, फेडरल एक्साइज एक्ट। ना आप लोगों ने इसमें पेनल्टी को भूलना है कि कौन से सेक्शंस हैं, और ना आपने डिफॉल्ट सरचार्ज के सेक्शन को भूलना है। तो मैं इसको लिखता हूँ सेल टैक्स एक्ट, ठीक, STA, सेल्स टैक्स एक्ट। इसमें डिफॉल्ट सरचार्ज का सेक्शन कौन सा है? 34। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफॉल्ट सरचार्ज का सेक्शन कौन सा है? 205। फेडरल एक्साइज एक्ट में डिफॉल्ट सरचार्ज का सेक्शन कौन सा है? 19 तो नहीं है, तो ये मैं 19 लिखता हूँ, आप लोग वेरीफाई कीजिएगा, अगर कोई आगे पीछे हुआ तो हम कर लेंगे। तो ये आपने डिफॉल्ट सरचार्ज को सिर्फ समझ लिया, लेकिन उस किस किस सेक्शन में मुख्तलिफ जो तीन बड़े कानून है हमारे पास, कौन कौन सा सेक्शन डील करता है ये आपसे कह रहे हैं 8 है फेडरल साइज का, फेडरल साइज में 8 है। वेरी गुड, लेट मी वेरीफाई। तो एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो वो जो 19 है वो आई थिंक पेनल्टीज का है, ऑफेंसेस का है, और डिफॉल्ट का 8 है। तो आप लोगों ने ये तीनों को ये याद करने, इसी तरह पेनल्टी वाले तीनों को याद करने। सही है? अच्छा, डिफॉल्ट से चार्ज का क्लियर हो गया, आगे मूव कर। डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? आपको ये समझ आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना? कहते हैं कि इनमें पकड़ो, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैं आपको कैंडीज लेके आता हूँ, कहते हैं यार उस्मान की सारी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तकसीम कर दो। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? तकसीम करने वाला। डिस्ट्रीब्यूटर मीन तकसीम करने वाला। क्या तकसीम करने वाला? मैन्युफैक्चर चीजें बनाता है, मैन्युफैक्चर से खरीदे। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, ये परचेज करता है, एक कमीशन एजेंट नहीं है कि उसी की चीजें किसी और तक पहुंचा के अपना कमीशन ले ले। नो, परचेज करता है, परचेज करके आगे बेचता है, ठीक है। और इसको मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या कोई और बंदा एक खास एरिया के लिए, स्पेसिफाइड एरिया के लिए, इसके लिए स्पेसिफाइड एरिया के लिए अपॉइंट करता है। खास एरिया के लिए एक मैन्युफैक्चरर, एक इंपोर्टर या और कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करता है कि मुझसे खरीदो और आगे बेचो, मुझसे खरीदो और आगे बेचो। आगे जी, आगे डॉक्यूमेंट। आगे क्या है? डॉक्यूमेंट से क्या आपको समझ आती है?
एक जो पेज होता है, कहते हैं ये अपनी संदे लेके आओ, अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, यही होता है ना। जी सेल टैक्स में डॉक्यूमेंट किसे कहा जाएगा? ऐसा कोई भी कागज, ऐसा कोई भी मीडियम, लाइक आप अपने यूएसबी पे डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। आप कागज पे कोई चीज लिख लेते हैं, वो क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंट कोई भी ऐसा चीज जिसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, महफूज हो जाती है, उसको क्या कहा जाएगा? डॉक्यूमेंट यही डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, कि जिसके ऊपर डाटा स्टोर हो जाता है। इसमें मैं नाम ले देता हूं, जिसमें कंप्यूटर का प्रोग्राम, कंप्यूटर की टेप्स, कंप्यूटर की डिस्क, पहले टेप्स हुआ करती थी, शायद आप लोगों को पहले पता हो, कंप्यूटर के अंदर डिस्क डला करती थी। आजकल तो देखो सारी चीजें और भी छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ा डाटा आ जाता है। हाँ हाँ, वो टेप वाली भी होती थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो किसी भी चीज के ऊपर जिसके ऊपर आपने डाटा को स्टोर किया हुआ है, इसका जिसपे डाटा का जखीरा किया हुआ है, उसका नाम क्या रखा जाएगा? दैट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज अ डॉक्यूमेंट। नहीं जी, अगला आ गया ड्यू डेट। ड्यू डेट डॉक्यूमेंट से आगे आ गई ड्यू डेट। स्पीड ज्यादा तो नहीं होगी, ठीक है ना? जहाँ पे टाइम देने की जरूरत पड़ी हम ज्यादा टाइम देंगे। ड्यू डेट कहता है अपने दिमाग को ले जाओ रिटर्न फाइल करने की तरफ। ड्यू डेट में बात करना चाह रहा हूँ रिटर्न फाइल करने के लिए, वो उस तरफ हमें खींच के लेके जा रहा है डेफिनेशन के अंदर। तो बताओ रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सी डेट है जिससे पहले पहले सेल टैक्स एक्ट कह रहा है कि रिटर्न फाइल कर? 15। तो ड्यू डेट का मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन, अंडर विच सेक्शन विल फाइल द रिटर्न? 26। वेरी गुड। तो कहता है 15 डेट जो होगी, तो महीना गुजरा है उससे अगले महीने की 15 डेट क्या होगी? लाइक मैं मिसाल दे देता हूँ, हम कौन सा महीना गुजर रहा है? नवंबर। नवंबर टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ नवंबर। यस सर November started on 1st and ending on 30th. So for this month, what will be the due date? 15/12/2021 is the due date. यही ड्यू डेट है ना जी। सो ये है वो ड्यू डेट। ड्यू डेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 26, अंडर सेक्शन 26। तो रिटर्न फाइल करने का सेक्शन हमेशा रट्टा लगा के रखना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनवॉइस किस सेक्शन में इशू होती है? इंपॉर्टेंट सेक्शन में। डिफॉल्ट से चार्ज किस सेक्शन में लगता है? इंपॉर्टेंट सेक्शन में। ठीक है, अच्छा जी। तो हमने ड्यू डेट को कर लिया। इज देयर एनी क्वेरी रिलेटिंग टू ड्यू डेट? आई बिलीव नथिंग। सही है ना जी? चलो हाँ, एक चीज याद रखना, साथ में वो एडिशन करवा के जा रहे हैं जो लेजिस्लेटर है, ही इज सेइंग दैट ड्यू डेट इज नॉर्मली इज 15, बट they are authorizing the Federal Board of Revenue. They through a notification can decide any other date, जैसा कि उन्होंने किया भी हुआ है। सेल टैक्स के एक्ट के अंदर लिखा हुआ है 15, उन्होंने 18 रखी हुई है। एक्चुअली इज 18, बट एज पर सेल टैक्स एक्ट इज 15, क्योंकि 15 की ड्यू डेट को डिफाइन करके इसी डेफिनेशन क्लास के अंदर, लेकिन एक्चुअली कहा कि अगर एफबीआर नोटिफिकेशन दे के अगर कोई और डेट रखना चाहे तो वो रख सकता है। तो एफबीआर ने नोटिफिकेशन दे के 18 रखी हुई है, लेकिन सेल टैक्स के एक्ट के मुताबिक कौन सी है? 15, सेक्शन 26। सर क्वेश्चन है सर, ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सिर्फ हमारी सॉफ्ट फॉर्म में हो सकते हैं या फिर पेपर पे भी हो, तो वो भी डॉक्यूमेंट? कहीं पे भी देखो, ये मेरी बुक है, इसके ऊपर क्या कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है नहीं हुई? ये सर डाटा स्टोर है ना इसके Yes, ऊपर। sir. तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? डॉक्यूमेंट। इट्स अ डॉक्यूमेंट। यस सर अगर मेरे मोबाइल के अंदर डाटा है, तो वो जो जिस मैंने एसटी मेमोरी कार्ड वगैरह पे रखा हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड डाटा। कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम है जिसके ऊपर डाटा पड़ा है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। कोई टेप है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। कोई हार्ड डिस्क है, दैट इज अ, आई एम नॉट सेइंग दिस। सेल टैक्स एक्ट में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन ये कह रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ
डॉक्यूमेंट, इसको प्लेन वर्ड्स में देखते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी इलेक्ट्रॉनिक डाटा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डाटा की किस्में नहीं है ना, दैट्स व्हाई इट्स अ। बस इसमें जो बात याद रखने वाली है वो ये है, स्टोरेज ऑफ सच डाटा। किसी भी मीडियम के ऊपर जिसके ऊपर स्टोरेज ऑफ डाटा हो जाए, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, इट अब आगे जी, ई इंटरमीडिएट। क्या जी? इंटरमीडिएट। क्या जी? हाँ जी, दोबारा बताओ जी। इंटरमीडिएट। हाँ, ये वो डेयरी फार्म वाला है। ये जो जैसे कहते हैं ना इंटरमीडिएट, कि आप मैट्रिक और ग्रेजुएशन के दरमियान में एक क्लास है, उसको क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट। अभी देखो, एक तरफ है टैक्स पेयर जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरी तरफ खड़ा है एफबीआर जिसे है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसने कुछ डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने होते हैं एफबीआर तक, रजिस्टर्ड पर्सन ने पहुंचाने होते हैं कि सेठ, ही इज डूइंग द बिजनेस। बिजनेस कर रहा होता है अक्सर सेठ ही होता है ना जी। ये सेठ होता है जी। जी सर। सेठ होता है ना जी। जी सर। तो ये सेठ है, इसने एफबीआर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवा ले, दैट मे बी अ सेल टैक्स रिटर्न, दैट मे बी आंसर टू सम कॉरेस्पॉन्डेंस, हो सकता है। जी सर। अगर तो ये सेठ इतना पढ़ा लिखा है फिर तो खुद कर लेगा, लेकिन अगर ये नहीं समझता और ये एक वकील साहब को रखता है, वकील साहब मीन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो ईसीएम में भी हो सकता है और एक्चुअली एडवोकेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर क्या करता है, ये एक बंदे का सहारा लेता है। उस बंदे का नाम क्या है? ई इंटरमीडिएट, कि वो दरमियान में इनके खड़ा होता है, इसके जो रिकॉर्ड है, इसका जो डाटा है उसको प्रोसेस करता है और एफडीआर को जमा करवा देता है। इस बंदे का नाम है ई इंटरमीडिएट। और कौन सा सेक्शन है सेल टैक्स एक्ट का जो कि डील करता है ई इंटरमीडिएट को? दैट इज 52A, दैट इज 52A। ये है जी कि ये रिटर्न फाइल कर रहा होता है, ये अगर किसी किस्म का डॉक्यूमेंट सबमिशन करवानी हो तो ये रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे करवा रहा होता है। ऐसे बंदे को ई इंटरमीडियरी कहा जाता है। चलो जी, इज इट फाइन? यस सर। स्टेप देख लीजिए। चलो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। जी, इस्टेब्लिशमेंट। देखो, इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन को हम देखते हैं ना, किसी भी तरीके से कारोबार किया जा रहा है तो उसने खैंच के इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में लेके आ गया। इस्टेब्लिशमेंट, आओ इसकी वर्डिंग के ऊपर तवज्जो करते हैं। इसकी वर्डिंग क्या कहते हैं? कहते हैं मतलब मीन्स एन अंडरटेकिंग, एक चीज होगी, फर्म दूसरी चीज होगी, फर्म का मतलब है ना। यस सर। कंपनी तीसरी चीज होगी, कंपनी चाहे इनकॉर्पोरेट है या नहीं है, ठीक हो गया जी। और इंडिविजुअल भी हो गया और एओपी भी होगी। कोई तरीका रह गया कारोबार करने का जो इस्टेब्लिशमेंट में ना आया हो? देखो, एओपी को भी वो ले आया, इंडिविजुअल को भी ले आया, अच्छा कंपनी को भी ले आया, यहाँ तक कि फर्म का नाम भी ले गया, और यहाँ तक कि उसने अंडरटेकिंग का लिटरल मीनिंग देख लेना डिक्शनरी के ऊपर से, ठीक है। इन सब को उसने कहा कोई छोड़ूंगा नहीं, सबको क्या कहूंगा? इस्टेब्लिशमेंट। आप इन तमाम तरीकों से कारोबार कर रहे हो, आपका नाम क्या रखा जाएगा? इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में कौन है वैसे सेल टैक्स एक्ट से हट के? एजेंसियों को कहते हैं या ये जो आई वाली एजेंसी है। आर्मी, अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और ये चलो आगे बढ़ते हैं। फर्म आगे नहीं, आगे आगे एस्टेब्लिशमेंट के बाद आता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या इसका याद रखना, सेक्शन और इसका शेड्यूल।
कौन सी सप्लाई? एग्जाम्स एग्जाम से क्या मतलब होता है? कहते हैं यार बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है वो ट्रेन पे बगैर टिकट दिए हुए सफर कर सकते हैं, है या नहीं है? उनके पास CNIC होना चाहिए, इस पे ऊपर लिखा हो कि उम्र 65 साल से ज्यादा है। वो माफ है रेलवे ट्रेन से टिकट लेने के? चलो मान लेते हैं माफ है, जी ठीक है। अगर वो माफ है तो उनको क्या है, वो एग्जाम्प्ट है। आप ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं, आपका टिकट चेक करने वाला आता है, आप अपने नादरा का कार्ड दिखाते हैं, नहीं देखें आई एम अबव 65, दैट्स व्हाई आई एम नॉट बाउंड टू टेक द टिकट, आई एम एग्जाम्प्ट। अब बात होगी सप्लाई। सेल्स हो रही है, जिसको बेचते हुए सेल टैक्स नहीं लगेगा, वो क्या है? एग्जाम सप्लाई। ये है डेफिनेशन इसकी। कौन सा सेक्शन डील सेक्शन करता है? 13। वेरी गुड। और कौन सा शेड्यूल डील करता है? 6 वेरी गुड यार, आप लोग तो बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। सर आपका कमाल है। नहीं नहीं, ये अल्लाह ताला का करम है, अस्तगफुरुल्लाह, हम क्या है, बस ये है कि आप लोग डायरेक्शन पकड़ रहे हैं, जी सर ठीक है। ये डायरेक्शन पकड़े, स्पीड तेज करें। आज कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको टाइटल वगैरह याद नहीं है, शेड्यूल याद नहीं है? अशरफ साहब से हम कुछ क्वेश्चन करें। अशरफ साहब, विद होल्डिंग का शेड्यूल कौन सा है? अशरफ साहब, रीथिंक। या फिर ईंटों वाला, भट्ठों वाला का और सीमेंट के ब्लॉक बनाने वालों का कौन सा है? 10 है, तो विद होल्डिंग का भी 10 है। नहीं, इधर बात करें, विद होल्डिंग का भी 10 है, फिर विद होल्डिंग का चेंज करो, फिर कौन सा है जी? हरी आप 11 है, वेरी गुड, ठीक है जी। आपने याद कर लिया ना 11 कब करने हैं? पेपर के बाद। वो आपने याद कर लिए? हाँ, 11 13 तो है सारे, जिनमें 4 फौत है, 9 जिंदा है, फिर भी नहीं पता आपको। और याद रखना, अगर पेपर में ना आया तो फिर कहना मुझे, पेपर में ना आया तो फिर कहना, ठीक है। चलो, और मैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब का मैं फिर गिला नहीं लूंगा, मैं बता दूंगा कि मैं तो मेहनत करवा रहा हूँ, ये खुद नहीं पढ़ते, ठीक है। कि और कितनी देर लगाओगे आप लोग स्टार्ट होने में? चाहे सर्दी है, लेकिन इतना देर ना लगाओ स्टार्ट, इतनी सर्दी नहीं है कि आप स्टार्ट नहीं हो रहे। अच्छा जी, एग्जाम सप्लाई मैंने आपके आगे अर्ज कर दिया है क्या होती है। अच्छा यार, FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी, बताओ। FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफंड सेटलमेंट कंपनी। यार ये एक ऐसी कंपनी थी, अगर आपसे कोई पूछता है, इंटरव्यू में पूछ लेता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिफंड। रिफंड कब होता है? आपने जितना टैक्स देना था उससे ज्यादा दे दिया है, तो आपने एक्सेस पे कर दिया। मिसाल के तौर पे, आप किसी दुकानदार का आपने पैसे देने हो 100 रुपया, आप उसे दे दो 150, आप 150 दे के चले जाओ, कहिए मेरा खाता देख लेना, ये मेरे खाते के पैसे 150। आप घर जाके देखते हो को देखो यार 100 में 150 रुपये ज्यादा दे के आ गया हूँ, आप उसे कहते हैं मेरे पैसे वापस करो, तो मैं रिफंड कर दो मेरा, कहते हो या नहीं कहते? यस सर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफंड, कि आपका सेल टैक्स या इनकम टैक्स जितना बनता था उससे ज्यादा दे दिया, क्या है वो है रिफंड। तो FBR का रिफंड सेटलमेंट, रिफंड को सेटल करने के लिए आप पैसे मांगने जाते हैं, वो बोलूंगा जी हम एक सेटलमेंट कंपनी बना देते हैं, किस तरह आपको वापस करने हैं वो हम सेटल कर देंगे। एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी का नाम रखा गया FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी, ठीक है। वो इसलिए बनाया गया था कि लोग पैसे मांगने जा रहे थे, FBR के पास इतने पैसे थे ही नहीं, तो उन्होंने कहा हम कंपनी बनाते हैं, तुम लोगों को बॉन्ड इशू करते हैं, वो मैच्योर होंगे, आगे पैसे देते जाएंगे। इसलिए क्या किया गया, एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी का नाम रखा गया FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी, पता चल गया जी। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर विच लॉ ऑफ द पाकिस्तान, लो जी, क्वेश्चन बन गया। FBR refund settlement company is registered under which law of the Pakistan?
कंपनी कोई भी आपने इनकॉर्पोरेट करवानी हो पाकिस्तान में तो आपको कंपनीज एक्ट का सहारा लेना पड़ता है, और कंपनीज एक्ट का जो नाम है पाकिस्तान में वह कंपनीज एक्ट 2017, पिछली क्लास में मैंने बताया था कंपनीज एक्ट 2017, इससे पहले था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, दैट इज ऑब्सलीट नाउ, that is repealed now. In current time, the law which is enforced for the incorporation of companies in Pakistan is Companies Act 2017. ओके, उसके मुताबिक ये कंपनी बनाई गई, और कंपनी बनाई गई कि जो रिफंड लेने आता है उसकी सेटलमेंट करनी है, किस तरह करनी है, कंपनी कह रही थी। जी हो, कुछ बना या नहीं बना? बन रही है बात, इधर भी चल रहा है ठीक? Yes, sir, सर, sir. नेक्स्ट इज फर्म। यार फर्म को उसने कोई डिफाइन इस तरह किया गया है, फर्म क्या है? रिलेशन। ठीक है, फर्म क्या है? रिलेशन। किसके दरमियान? कुछ मिस्टर्स के दरमियान, कुछ बंदों के दरमियान जो कि इकट्ठे हो गए हैं, जो कि मिल गए हैं कुछ कारोबार करने के लिए ताकि मुनाफा कमाया जा सके। बेसिकली अ फर्म इज अ रिलेशन। रिलेशन। ठीक है जी, जी सर। ये एक रिलेशन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या था? एक मैकेनिज्म था, एक स्कीम थी, एक तरीकाकार था कि किस तरह मिलके कारोबार किया जाए, और ये सिर्फ किसको कहा उसने हिट किया? इट इज अ रिलेशन। दो बंदों के दरमियान जो रिलेशन है उसको फर्म का नाम दिया जा रहा है। हो गया, फर्म अलहदा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन अलहदा, और एसोसिएट्स अलहदा, तीनों अलहदा अलहदा। ठीक हो गया। कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से हमने एसोसिएट कहा था। हमने कहा था एक बंदा दूसरे बंदे के इरादे, उसकी नीयत के मुताबिक काम करना शुरू कर दे तो क्या हो जाएंगे? एसोसिएट। और फिर फर्दर ब्रेक करके बहुत सी चीजों को हमने बोला। कल के था ना? Yes, sir. चलो आगे क्या है? गुड कहता है, मैं गुड का मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है पूरे सेल टैक्स में। सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, दो चीजें हो रही हैं पूरे सेल टैक्स में। सप्लाई टैक्सेशन जो है, सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ व्हाट? सर्विसेज। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में ये गुड को डिफाइन करना चाह रहा है ताकि मैं आपको समझा दूं कि गुड किसको कहा जाएगा। कहता है गुड का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब क्या है? कहता है ये कि मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक इमूवेबल और एक मूवेबल। लफ्जी से मैंने से ही साफ जाहिर है कि मूवेबल जिसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सके, और इमूवेबल जिसको हिलाया ना जा सके एक जगह से दूसरी जगह। प्लाट वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, ये क्या है? ये चल सकती हैं। मैं कहूँ यार ये जो दुकान है, इस दुकान को उठाओ मजाक चौक पे रख दो, इज इट पॉसिबल? नो, दैट्स व्हाई इट इज इमूवेबल। लेकिन मैं कहूँ मेरी गाड़ी को यहाँ से ड्राइव करो वहां तक ले जाओ, मैं कहूँ यहाँ पे फ्रिज पड़ा हुआ है उठा के वहां तक ले जाओ, तो ये गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन कहते हैं कुछ निकाल दो इसमें से, शेयर्स को निकाल दो, स्टॉक को निकाल दो, सिक्योरिटीज को निकाल दो। ठीक है, आप शेयर बेच रहे हो तो उसको सप्लाई नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आप सिक्योरिटीज बेच रहे हो, सिक्योरिटीज में दोनों चीजें आ जाती हैं, डेट सिक्योरिटीज भी, डिबेंचर्स वगैरह का नाम सुना है, वो भी आ जाती हैं, और स्टॉक्स भी आ जाते हैं। उसने कहा एक्शनेबल क्लेम, किसी से आपने कोई सेटलमेंट करके पैसे लेने हैं तो उनको भी सप्लाई नहीं कहा जाएगा गुड्स की।
उनको भी गुड्स में शामिल नहीं किया जाए। हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, सिवाय जो मैंने चीजें बता दी, शेयर, स्टॉक, सिक्योरिटीज, एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, यस सर। मनी भी, ये 5 चीजों को निकाल दो, बाकी सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, आर गुड्स। गुड्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हर बात पे बात ही होनी है सप्लाई और प्राइस डिमांड। और रेंट। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी रेंट इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। जैसे ही 9:15 होना तो मुझे बताइएगा। जी सर। यार मैं पहुंचते पहुंचते मुझे इतना टाइम लगा, मैं बिल्कुल रेडी था कि मैं आप लोगों को ये शेयर करूं, लेकिन मैं बुक्स नहीं शेयर कर पाया, टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला मुझे। इससे पहले 80 वाला ने ये रोका होता है, उससे पहले एक और हो रहा होता है, चीज़ें तो इसके अंदर हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह होपफुली जल्द मैं आपको जो है वो मटेरियल दे दूंगा। जी सर। चलो आगे है जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ग्रीन इंडस्ट्री। देखो, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री, कौन सी फील्ड, ग्रीन फील्ड। ग्रीन हरी भरी फील्ड जो मैदान है, इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो कि हरे भरे मैदानों पे लगाई जा रही है, उस इंडस्ट्री को क्या कहा जाएगा, ऐसे ही कहा जाएगा। देख लो, वो कहते हैं कुछ खसूसियत है। सबसे पहले ये एक नई होनी चाहिए, न्यू, नई, क्या होनी चाहिए, नहीं। नया बिजनेस, नई अंडरटेकिंग, जिस लोकेशन पे बन रही है, मीन जिस लैंड पे बन रही है, जिस जमीन पे बन रही है, उस जमीन का कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इस्तेमाल ना हुआ हो। कहता है जिस लैंड के ऊपर नई इंडस्ट्री लग रही है, वो लैंड जो है पहले से किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या जिसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हुई, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल काम जिसपे ऑपरेशंस ना हुए हो। कहते हैं कोई ऐसी बिल्डिंग के अंदर ना बना लेना जो पहले से मौजूद थी और उसको आपने डिमोलिश किया। डिमोलिश करना तो पता है ना, यस सर। गिरा दिया, तबाह कर दिया। ठीक है, रेनोवेट किया, रिवैम्प किया, या कोई इस तरह का और काम करके आपने अगर इंडस्ट्री बना ली तो वो ग्रीन फील्ड वाली इंडस्ट्री नहीं होगी। कहता है ये नई होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पहले से मौजूद कोई इंडस्ट्री है, लाइक एक होती कंपनी है, उसको आप तोड़ते हो, ब्रेक करते हो 2 हिस्सों में, आ रहा है ये, जी सर। उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करते हो और एक बना लेते हो कंपनी बी और एक बना लेते हो कंपनी सी, और कह देते हो ये न्यू है। कहते सॉरी, पहले से मौजूद कंपनी को, थैंक यू वेरी मच, पहले से मौजूद कंपनी को स्प्लिट करके, तोड़ के ना बनाई गई। और दूसरा और तीसरा एक वर्ड होता है ईडीबी, ईडीबी, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ईडीबी, इट्स इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। कहता है कि आप जो टेक्नोलॉजी जो प्रोसेस करने लगे हो इसमें, वो पाकिस्तान में पहले कभी ना हुआ, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में पहले कभी इस्तेमाल ना हुई हो, और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है वो कहे कि हाँ जी बिल्कुल कभी इस्तेमाल नहीं हुई। अगर ये सारी सूरत हाल है, इन तमाम खसूसियात में तुम कामयाब हो जाते हो, फिर तुम्हें मैं क्या कहूँगा, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। लेकिन
मानूंगा तब ये सारे सबूत लेके कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास आओ, वो अप्रूवल दे दे, फिर तुम बच जाओगे। ग्रीन फील्ड। वो इसलिए बनाना चाह रहा है ताकि वो बाद में आपको बताएंगे कुछ फवायद हैं। इस तरह कॉटेज इंडस्ट्री के फवायद थे ना कि वो मैन्युफैक्चरर है, उसको सेल टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसको भी कुछ फवायद हैं जो हम जाके आगे देखेंगे। इसलिए इतना हार्ड और हार्श क्राइटेरिया बनाया जा रहा है ताकि कम से कम नैरो किया जाए और कुछ लोगों को ये फायदा दिया जाए। तो आई होप कि ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री मुश्किल था हरे भरे चनियोट वाले मैदानों में, दरिया के इलाके में, ठीक है, जिसका पहले कोई इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, उधर तो अभी तक जो है वो सड़कें भी नहीं है, कच्चे के इलाके में दरिया वाले में है सड़कें अभी भी नहीं है ना। नहीं सर। तो ये उस इलाके की इंडस्ट्री लग रही है मुझे। वो पहाड़ों वाली भी कोयटा में हो सकती है, ऐसे इलाकों में जहाँ पे ना कमर्शियल ना इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, ना पहले से मौजूद बिल्डिंग को तोड़ फोड़ के उसको रेनोवेट करके अच्छे तरीके से सूखी पोर्टल करके बना दी गई हो, ना एक कंपनी पहले से मौजूद है उसको स्प्लिट किया, दो हिस्सों में तकसीम किया, कहा कि नई कंपनी बन गई है। नो, और जो प्रोसेस और टेक्नोलॉजी तुम लेके आ रहे हो वो नया हो, पाकिस्तान में पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के हाँ जी ऐसे ही बात है, जब ये सारे काम पूरे हो जाए कमिश्नर के पास आ जाओ, अप्रूवल लो और बन जाओ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। दैट्स इट। Yes, sir. दैट्स इट। आगे आ गया यार एक बहुत प्यारा नाम, इम्पोर्टर। क्या है जी? इम्पोर्टर। कौन होता है जी इम्पोर्टर? साफ जाहिर है पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में है आप पाकिस्तान से बाहर से कोई चीज पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं, जो चीज आ रही है वो इम्पोर्ट होगी, जो लेके आ रहा है वो इम्पोर्टर होगा। पाकिस्तान के अंदर जो चीज आ रही है वो इम्पोर्ट होगी और जो लेके आ रहा है वो इम्पोर्टर होगा। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का तबाह करने में जिन फैक्टर्स में टॉप पे जो चीजें हैं उनमें टॉप पे क्या है? योर इम्पोर्ट। आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये सर। exactly we are having the export but unprocessed exports, raw material। टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है नहीं, इतने भी हम देखो बाहर पैसे दे रहे हैं, दे रहे हैं ना बहुत ज्यादा पैसा बाहर, क्या करते हैं गाड़ी ले लेते हैं, पूरा चनियोट का एक गांव मिल जाए और मेहनत करें पूरा साल, ठीक है, और मेहनत करके बाद में 6 महीने के बाद गंदम आती है वो बेच ले, और बेच के जो जर्मन बनी हुई अच्छी गाड़ियां हैं वो एक ले आओ तो वो बराबर हो जाता है काम। वो तो और तबाही है, वो तो और तबाही है। ये जो बलूचिस्तान वाला रूट यूज होता है, ठीक है, वो तो और तबाही है। तो ये इसलिए हम लोग आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि और लग नहीं रहा कि कुछ हो भी आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जो हमारे तरह के लोग पैदा हो रहे हैं मेहनत तो करते नहीं है, इनोवेशन तो है नहीं, रिसर्च तो है नहीं। जब रिसर्च नहीं होगी, नई नई चीज़ें दरियाफ्त नहीं करेंगे, इसकी तरफ हम आते ही नहीं हैं, तो फिर हम दुनिया में क्या बना के देंगे? फोटोकॉपी ही करेंगे ना, तो फोटोकॉपी तो चल नहीं सकती, या फोटोकॉपी ही बड़ी इतनी तादाद में कर लें इस तरह चाइना कर जाता है फौरन, पूरी दुनिया फिर एक्चुअल से हट के उनकी तरफ आ जाती है, हम तो वो भी नहीं कर पाते। फोटोकॉपी भी करने का है। हाँ, ये रीज़न है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि पाकिस्तान में कामयाब होना अल्लाह के फजल से ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। डू यू नो व्हाई जी? व्हाट इज द रीजन? बंदों में काला राजन बनना बड़ा आसान है, सारे ही अंधे हैं फिर। सारे ही अंधे हैं। इसमें वो वही है कि वन आइड मैन इज किंग अमंगस्ट द ब्लाइंड्स, इज किंग अमंगस्ट द ब्लाइंड। जिसको थोड़ा सा नजर आता है ना वो सारे अंधों में से आगे निकल जाता है, वो लीडर बन जाता है। लेकिन ये नजर ही तो किसी को नहीं आता। हाँ? सारे ही तो अंधे हैं, सारे ही अंधे, लेकिन थोड़ा सा हम तो नहीं अंधे। yes we all are blind, yes,
कि देखो हमें नजर भी आ रहा होता है कि यार ये जो इंसान है ये है, पता है ना, फिर भी उसकी तरफ हम हमारा झुकाव होता है। तो फिर क्या है, हम सारे ही फिर अंधे नहीं है। जी सर। ये मेरे ख्याल से किसने कहा था किसी औरत को ना, आई थिंक दैट वाज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, कोई जो नेहरू होती हैं, जो अच्छी खवातीन होती हैं, उसको कहीं उसने कन्वेंस करने की कोशिश की कि प्लीज वोट फॉर मी, बट शी वाज नॉट एग्री। सो आफ्टर मेकिंग द अटेम्प्ट he left her while saying that okay you bad cow, you black cow। सिंपली इस वर्ड के ऊपर उसको पब्लिकली आके हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी, जो कैंडिडेट था, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने इस तरह की बात कर दी, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर दी ये बात। कहा भी क्या था, ब्लैक, यू ब्लैक काउ। वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कि सॉरी व्हाई आई शुड वोट फॉर यू। सही, उसने एंड अप किया ओके लीव मी यू ब्लैक, यू ब्लैक काउ। इतनी की बात करने के ऊपर उसकी लेनी देनी होगी, और हमारे यहाँ क्या है, कुछ और है। प्राइम मिनिस्टर के जूते हमारे। यहाँ पे तो भाई, यहाँ पे तो बड़े हालात खराब। लेट्स मूव अहेड, इंपोर्टर से आगे। इसलिए बाहर जाके ना आप लोगों को आगे निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए इधर के इंजीनियर और अकाउंटेंट और लॉयर्स और पता नहीं क्या क्या कुछ होते हैं, हम लोग इतनी इतनी क्वालिफिकेशन है और बाहर जाके फेल हो जाते हैं, टैक्सी चला रहे होते हैं। ऐसे ही है ना जी, ड्राइविंग कर रहे होते, क्यों, हमारा स्टैंडर्ड ही बड़ा डाउन है। बड़ी जान जून मार के गल्फ में कामयाब हो जाते हैं, इससे आगे निकले नहीं भी सामने काम ही होते हैं। कुछ हीरे होते हैं जो कि ठीक होते हैं, लेकिन बात मेजॉरिटी की हो रही है, एक दो की बात नहीं होती। जब बात होती है ओवरऑल की जाती है। अगर 3-4% ऐसे लोग होंगे जो बड़े ही, उनको साइड पे कर दो, हम बात कर रहे हैं 90% एंड अबाव की। 5% तो है ना यार, लेकिन ये है कि ज्यादा होने चाहिए। अच्छा जी, तो इसलिए कनाडा की नेशनलिटी लेके ना वहाँ पे स्टे शू करके वापस आ जाते हैं, अक्सर देखा होगा, क्योंकि उधर मेहनतें करनी पड़ती हैं, कहते हैं चलो जाके इधर मौजें करते हैं, इधर याशी करते हैं, ठीक है जी। तो ये हो रहा होता है जी। आप इंस्पेक्टर की क्लास के लिए आए हैं जी, प्लीज जाए ना, आ जाओ। These are the reason why we are what should I say, backward country। इसी वजह से कहते हैं जी सर, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हाँ, तो हम लोग नहीं सोचते ना, यस सर। हम किसी और की इंटेंशंस के ऊपर काम कर रहे हो। अच्छा जी जी, प्लीज बैठें, हम सेल टैक्स एक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो इम्पोर्टर को मैंने कर लिया, इनको बता दिया, और इसके बाद में हम कहने लगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, यार आप परचेज करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ ट्रेडर। ट्रेडर कौन होता है, ट्रेड करता है। तो ताजर। ताजर क्या होता है, गुड्स को खरीदता है और उसी शक्ल के अंदर आगे बेच देता है, थोड़ा सा मुनाफा रख के। तो उसी वही ट्रेडर होता है ना। अगर उसके ऊपर वो अमल करके इसकी शक्ल चेंज करना शुरू कर दे तो वो ट्रेडर नहीं रहता, वो मैन्युफैक्चरर हो जाता है। तो एक ट्रेडर है, मिसाल के तौर पर ट्रेडर जो है ना, किस चीज का ट्रेडर है, वो लेदर खरीदता है, लेदर खरीदता है। उसने लेदर खरीदा मान लो 1 लाख का। जब लेदर खरीदने लगा, अच्छा अभी ये चीज साइड पे रख दो कि लेदर एग्जेम्प्ट है क्या है, वो हम साइड पे रखते हैं, हम एक जनरली जेनेरिक सेंस में बात करें कि, और इस पे स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से वो टैक्स देता है। तो कितना बन गया, 17,000। तो ये था वैल्यू ऑफ सप्लाई ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, सेल टैक्स होगा ना। इन दोनों को ऐड करके ये जिस अपने सेलर को कितने पैसे देता है, 1,17,000।
इसमें ये जो 17,000 अमाउंट दे रहा है ना, ये क्या है? जब खरीदार चीज को खरीदते हुए उसके ऊपर जो टैक्स पे करता है उसको इनपुट टैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये मैं बात करूं लोकल सप्लाईज का, पाकिस्तान के अंदर खरीदी जा रही है। एक नस्ल अभी हमने पढ़ी खरीदार की, इंपोर्टर। क्या है? इंपोर्टर। इंपोर्टर जब खरीदता है, ये समझ लो अब कि ये लेदर बाहर से आ रहा है। इंपोर्टर जब खरीदता है, पोर्ट के ऊपर पहुंचता है, तो पोर्ट के ऊपर पहुंच के उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते हैं। आप मान लो कि जब पोर्ट के ऊपर सामान आता है ना, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते तकरीबन उसकी कीमत आप डबल पे कर चुके होते हैं। तो इंपोर्ट की स्टेज पर भी जो सेल टैक्स पे किया जा रहा है, आप समझ लो कि ये इंपोर्ट वाला है। तो इंपोर्ट के ऊपर जो सेल टैक्स पे किया जा रहा है उसका नाम भी क्या रख दिया जाता है? क्या रख दिया जाता है? इंपोर्ट टैक्स। फिर आप और क्या करते हो? आप किसी से सर्विसेज लेते हो, लाइक अब ना ये ना ट्रेडर से हट के किसी और बंदे की तरफ आ जाते हैं। समझ लो मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो मशीनें रखता है, मशीनों को तेल शेल लगाने के लिए, ओवरऑल करने के लिए कोई लेबर लेता है? लेबर लेता है कि नहीं लेता? जी सर। इसको हम सर्विसेज कह सकते हैं। तो मैकेनिक बुला के उसको ओवरऑलिंग करवाता है, आयलिंग शाइलिंग करवाता है, उसने जनरेटर रखे हुए, जनरेटरों को चेक शेक करवाता है। तो वो क्या कर रहा है? सर्विसेज ले रहा है। एक बात नोट करने वाली है कि गुड्स के ऊपर जो सेल टैक्स है वो फेडरेशन के पास जाता है। गुड्स के ऊपर सेल टैक्स फेडरेशन के पास। फेडरल मीन FBR, और जो सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स है वो प्रोवेंशियल मीन सूबे। साइज टैक्सेशन। बात बनी या नहीं बनी? यस सर। सर्विस जब लोगे, सेल टैक्स जो लगाने वाली अथॉरिटी होगी वो कौन होगी? प्रोविंशियल। प्रोवेंशियल होगी। फिर ये जो है इनपुट टैक्स ये सर्विस में आएगा। अभी बात तो सुनो ना, जी। ठीक है। एक इनपुट मैंने तुमको बता दिया, सप्लाईज वाला आपने खरीदी। एक इनपुट मैंने बता दिया, इंपोर्टर वाला। तीसरा इनपुट बता रहा हूँ कि आपने सर्विसेज ली, सर्विसेज पे सेल टैक्स सूबे चार्ज करते हैं, सूबे के अंदर आपने सर्विसेज खरीदते हुए सेल टैक्स दे दिया। तो सेल टैक्स लाइक आप मान लो कि आपने 10,000 की सर्विसेज ली। कितने की ली? 10,000 की। आप सूबा पंजाब के रहायशी हैं, सूबा पंजाब में सेल टैक्स का रेट 16% है। आपने 1,600 रुपया सेल टैक्स का दे दिया, टोटल आपने दे दिया 11,600। ये 1,600 रुपया आपका इनपुट टैक्स माना जाएगा सेल टैक्स एक्ट 1990 के लिए। ये जो सर्विसेज के ऊपर दिया तो आपने सूबा पंजाब के अंदर या KPK वाले KPK में देंगे, कैपरा है वहां पे, पंजाब में PRA है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, कराची सिंध में SR ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड है। सारे अपने अपना सर्विसेज के ऊपर टैक्स अपना इकट्ठा करें। अमेंडमेंट की ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके बाद सर्विसेज जो चली गई प्रोवेंसेस के पास। तो सिर्फ इनपुट ये नहीं है कि गुड्स को बेचा जाए, इनपुट ये भी है, इनपुट ये भी है, इनपुट ये भी है। आप खरीद रहे हैं चाहे सर्विसेज, आप खरीद रहे हैं लोकल सप्लाईज, आप खरीद रहे हैं बाहर से जिनको इंपोर्ट कहा जा रहा है, इन सब को खरीदते हुए जो भी सेल टैक्स आप पे कर रहे हैं उसका नाम क्या रखा जा रहा है? इनपुट टैक्स। उसका नाम क्या रखा जा रहा है? इनपुट टैक्स। इसका फायदा क्या होता है मैं आगे बता दूंगा, क्योंकि जब आपने पे करना होता है तो आप डेफिनेटली लेके आपने कहीं बेचना ही है ना, ट्रेडर है तो जब बेचेगा तो सेल टैक्स चार्ज करेगा जी। जब आप बेचेंगे तो सेल टैक्स चार्ज करते हैं ना, उसका नाम रख देते हैं आउटपुट टैक्स। जब आपने रिटर्न फाइल करनी होती है उस वक्त होता है आउटपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, जो बचा वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है। और सेक्शन 7 जो है सेल टैक्स का, वो डिटर्मिनेशन ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी को डील करता है। ठीक है, हाँ नहीं समझ आई ना? इससे माइनस करेंगे आउटपुट। हाँ मैं आपको बता रही हूँ अभी ना, इसको ये आउटपुट और इनपुट में जब भी पढ़ाता हूँ ना जिस यूनिवर्सिटी में भी, तो ये बच्चों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है।
सिर्फ इतना मानो कि तुम खरीदार हो। तुम क्या हो? खरीदार। खरीदार। आप गोरमे की शॉप पे चले जाओ, आप वहां से कोई जूस परचेज करते हुए आप एक तो जूस की वैल्यू है वो देते हो, साथ में सेल टैक्स देते हो। जो सेल टैक्स दे रहे हो वो आपका, उसको क्या नाम रखें? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। आप पाकिस्तान से बाहर से चीजें मंगवा रहे हो, जी सर। कस्टम वाले जहां बाकी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी ले रहे हैं, इनकम टैक्स एडवांस में ले रहे हैं, वहाँ पे सेल टैक्स भी ले रहे हैं। तो आप जो सेल टैक्स वहाँ पे करते हो कस्टम से माल छुड़वाने के लिए, उसको क्या कहा जाएगा? वो भी इनपुट इनपुट टैक्स। आप अपनी मशीनें चलाते हो फैक्ट्री के अंदर, मशीनें ओवरऑल करवाते हो, वहाँ पे तुमने जनरेटर भी रखे हुए हैं, उनको ठीक करवाते हो कि लेबर लेते हो, लेबर तुम्हें इनवाइस देती है, इनवाइस के ऊपर एक तो वो अपना मुआवजा लेते हैं, साथ में वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है पीआरए में, वो साथ में कह देते हैं कि तुमने सेल टैक्स भी देना है। तुमने ये सेल टैक्स दे दिया, तो तुमने सेल टैक्स दे दिया, ये क्या है? ये भी इनपुट इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। तो ये है नीचे पीआरआर वाला जो गुणा पे लाया हुआ है यार। इसलिए अब ये है कि जो आपने मशीन को ठीक करवाने के लिए आपने किसी को उजरत दी, सर्विसेज के चार्ज। वो सर्विसेज का नाम, सर्विसेज क्या होती हैं? आप किसी डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं, वो क्या है? वो सर्विसेज हैं। आप किसी अकाउंटेंट से काम करवाते हो, काम करवाने को अकाउंटेंट को पैसे देते हो, वो क्या है? सर्विसेज है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे फी दे रहे हो, ये क्या है? मेरी सर्विसेज के पैसे दे रहे हो। वकील साहब से रिटर्न फाइल करवाते हो, वो क्या है? सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज जब आप ले रहे हो, उस वक्त जो सेल टैक्स दे रहे हो वो है ये। तो इनपुट जो है वो मजमुआ हो गया, जो तुमने इंपोर्ट करते हुए सेल टैक्स दिया, जो तुमने लोकल सप्लाईज लेते हुए दिया, जो तुमने सर्विसेज को प्रोविंशियल दिया, वो भी क्या है? इनपुट ही है। अभी मैं एक दो और इनपुट ऐड करूंगा, तुम लोग तो पागल हो जाओगे। फेडरल एक्साइज एक्ट मॉड में सेल टैक्स चार्ज होता है। फेडरल एक्साइज एक्ट हम आगे पढ़ेंगे, वो भी तुम जो सेल टैक्स फेडरल एक्साइज एक्ट मॉड में दोगे वो भी इनपुट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक हो गया? और इसमें कुछ रह तो नहीं गया, एक्साइज भी हो गया, इंपोर्ट भी हो गया, सप्लाई भी हो गया, और इवन के कहते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी अगर सेल टैक्स दे रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा? इनपुट होगा। इनपुट होगा तो आपको फायदा होगा, अगर इनपुट नहीं होगा तो आपको फायदा नहीं होगा। लाइक अगर आप इन सब इनपुट को इकट्ठा करते हो जो मैंने आपको लिख कर दिए, और ये हो गया 1 लाख, आपने बेच के आउटपुट इकट्ठा किया हुआ है 2 लाख, तो आपने रिटर्न फाइल करते हुए एफबीआर को कितने पैसे देने हैं? आपने 1 लाख देना है, क्योंकि आप कहोगे इतना तो मैंने पहले दे दिया है, मैंने इकट्ठा इतना किया है, उसमें से पहले आप जब मैं खरीद रहा तो मैंने इतना दे दिया है, अब मैं इतना दूंगा, और यही तो मैं कह रहा था अंडर सेक्शन 7 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। अब इसको मालूम करने के लिए हमें इनपुट का भी पता होना चाहिए, हमें आउटपुट का भी पता होना चाहिए। इनपुट कहाँ से आएगा? इनपुट यहाँ से आएगा, इनपुट यहाँ से आएगा, इनपुट यहाँ से आएगा, इनपुट और कहाँ से आएगा? इनपुट फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेल टैक्स मॉड में लगेगी, वहां से आएगा। आजाद जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपने सप्लाईज ली हुई है वहां से, तो वहां से आ जाएगा। पांचों का इनपुट इकट्ठा होगा, यहाँ आके खड़ा होगा, आउटपुट भी आगे बढ़ेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट करके बाकी आप क्या करेंगे? रिटर्न को फाइल करते हुए अंडर सेक्शन 26 आप जमा करवा देंगे। चलो जी, अब आ गया ओपन मार्केट प्राइस। इनपुट और आउटपुट इज नॉट एन ईजी थिंग। सर 3 मिनट रह गए सवालों पूछने में। 3 मिनट रह गए। यस सर। रिवीजन इतनी करवाओगे तो फिर टाइम तो ज्यादा लगेगा, है ना? यस सर। चलो हम जितना कर सकते हैं करते हैं। अच्छा,
ओपन मार्केट प्राइस। ओपन मार्केट प्राइस की कुछ समझ है यार? ओपन जी सर। खुली मार्केट, जहाँ बहुत सारे सेलर जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट। ओपन क्या है? खुली, खुला, यही होता है। मार्केट एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ बेचने वाला और खरीदार मिलते हैं, उसको कहा जाता है मार्केट। जैसे शालम मार्केट, वहाँ बेचने वाला भी बैठा है, खरीदार भी जाता है, उस जगह को मार्केट कह दिया गया। प्राइस, कीमत। तो खुली हुई मार्केट में जो कीमत है वो कही जा रही है कि उसको कहा जाएगा ओपन मार्केट प्राइस। मसलन एक है डॉलर का मार्कर और एक है पियानो का मार्कर। एक डॉलर का मार्कर, एक पियानो का मार्केट। तो कहता है कि ओपन मार्केट उस प्राइस को कहा जाएगा जो सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में जितने की बिकती है ना, उसको ओपन मार्केट प्राइस का। तो मिसाल के तौर 50 रुपए है ना इसकी, ठीक है जी, और दूसरी लेने जाओ तो ये भी 48-50 की मिल जाती है। ऐसी कीमत को क्या कहा जाएगा? इसका इस्तेमाल होगा आगे सेल टैक्स में जाके। लोग कम कीमत लिखेंगे सेल टैक्स को बचाने के लिए। लाइक 50 का मार्कर कहेंगे 20 का है मेरा और मुझसे इसके ऊपर 17% ले लो, ठीक है, इस पर टैक्स कितना बनेगा 17% के हिसाब से? 10 के ऊपर 1.7, अगले 10 के ऊपर 1.7, 14, 3 रुपए 4 पैसे। यार ये कहेगा, एफबीआर कहेगा नहीं भाई जी ओपन मार्केट प्राइस पे आओ, ये तो 50 का है। इसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा कि यार तुम कैसे कह रहे हो सिमिलर प्रोडक्ट 50 की बिक रही है, तुम कह रहे हो मेरा पियानो 20 का बिक रहा है। नहीं जी ऐसा नहीं है, ओपन मार्केट पे 50 का है, इसके ऊपर 17% करो और टैक्स दो अल्लाह के बंदे 8 रुपए 5 पैसे। तुम 3.4 ना दो बल्कि 8 रुपए। ये है ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट आगे इस्तेमाल होना, इसलिए वो डेफिनेशन के अंदर डिफाइन कर रहा है। बात बनी जी? अशरफ साहब आर यू अवेक? आई थिंक यू आर स्लीपिंग। फिर मैं पूछूंगा शेड्यूल 11 विद होल्डिंग को शेड्यूल कौन सा लगता है, फिर आप कहोगे 10। चलो चलो आगे चलते हैं। स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना यार? सर कुछ चीजें आपने छोड़ी हुई है क्या? ये कीबोर्ड और लोकल लैंड रेवेन्यू फिर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर, ये छोड़ दिया हमने? ये काफी चीजें छोड़ दी हैं। आगे चलिए। चलो काइबोर पढ़ते हैं, सॉरी सॉरी, हम काइबोर को पढ़ते हैं और जो भी रहते हैं वो भी पढ़ते हैं। व्हाट इज काइबोर? सर सारी पढ़नी है बैंक ओपन रेट। काइबोर इज abbreviation of कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं जी मिस्टर चरियोट जी? एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं? 3। लो जी, क्वार्टर किसे कहते हैं? चौथी किसी भी चीज को 4 पे डिवाइड कर दो वो क्वार्टर होता है। 3 चार 4 3 12। ऐसी है, 4 3 12 ऐसी है जी यार। 3 और 4 क्वार्टर हो गए। मुझे भी बुला दिया इसने वैसे। यार ये देखो 4 हिस्सों में डिवाइड करने को कहते हैं, हाँ। ठीक है। अगर 12 है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना हो तो कितनों पे डिवाइड करोगे? 3 पे। तो भाई जान 4 क्वार्टर है, 3 नहीं है, खुदा का तो आपने 4 लिखा था ना कि क्वार्टर, तो 4 आएगा। ये फिर गलत हो गया है। अब यार सीधी सी बात है भाई, 3 महीने को क्वार्टर कह रहे हैं। अच्छा फिर 4 4 है क्वार्टर, चौथा हिस्सा क्वार्टर होता है। चौथा हिस्सा क्वार्टर। चौथा हिस्सा क्वार्टर होता है। लाइक 1 किलो का क्वार्टर कितना होता है? 1 किलो का क्वार्टर कितना होता है जी? पाव 250 ग्राम। हाँ, एक पाव को क्वार्टर कहते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं पाव दे दो। तो ये एक साल का जो क्वार्टर है वो हो गए 4। पहला पहला क्वार्टर किससे स्टार्ट होता है? 1 साल से। ये वाला हो गया इस साल में। अगला क्वार्टर किसको स्टार्ट होगा? 1/10 से। अगला क्वार्टर कब होगा? 1/1/2022 को। और आखिरी क्वार्टर कब होगा? 1/4/2000। ये मेरे मोहतरम इस तरह हो रहा है। दीज आर 4 क्वार्टर्स, एक ये, एक ये, एक ये। हर यकम को, हर क्वार्टर की पहली तारीख को जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको क्या कहा जाएगा? काइबोर।
ये फाइनेंशियल ईयर की पेपर में ये आएगा, पेपर में क्या आएगा, फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर के हर पहले दिन को जो इंटरेस्ट रेट होगा उसे क्या कहा जाएगा, टाइपोर कहा जाएगा। यहाँ पे अगर वो टैक्स ईयर कह देता है तो आपने कहना है नहीं, इट्स फॉल्स, इट इज अबाउट फाइनेंशियल ईयर, इट इज अबाउट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे अगर वो टैक्स ईयर कह देता है ना कि ये टैक्स ईयर है, तो आपने कहना नहीं, गलत है जी, डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर। हर क्वार्टर के पहले दिन को जो इंटरेस्ट रेट होगा उसे काइबोर कहा जाएगा। अगली कौन सी मिस हो गई थी जी? लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस। हाँ, लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस कहता है कि ऐसा ऑफिस जिसमें सुपरिटेंडेंट बैठेगा, ऐसा ऑफिस एफबीआर का जिसमें सुपरिटेंडेंट बैठेगा उसको क्या कहा जाएगा, लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस। आगे आ जाओ, आगे किसकी डेफिनेशन है, मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर कौन होता है जी? हमने देखा कि ऐसा बंदा जो कोई चीज परचेज करके उसकी शक्ल तब्दील करके बेचता है, उसका इस्तेमाल दूसरा शुरू हो जाए। एक बंदा है वो प्लास्टिक खरीदता है, साथ में इसके अंदर वो फोम सा होता है वो खरीदता है, और प्लास्टिक और फोम को इकट्ठा करके मार्कर बना देता है, इंक भी साथ में खरीदता है। तो इंक, प्लास्टिक और आगे इसने जो भी इसका पॉइंटर लगाया, तो इंक प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या है, कुछ भी और हो सकता है, लेकिन उसने तब्दील किया, इसको प्रोसेस किया। एक बंदा कॉटन खरीदता है, कपास खरीदता है, कपास को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसका धागा बनाता है, धागा बनाने के बाद शर्ट बना लेता है। तो इस्तेमाल चीज़ चेंज नहीं हो गया चीज़ का। तो बस सिंपल सी बात है कि अगर आप एक चीज़ को लेते हैं, उस पर एक अमल करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, और उस चीज़ को किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ये बंदा काम कर रहा है वो कौन है, मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, कोई कपड़ा खरीदता है, कपड़ा खरीद के शर्टें बना देता है, तो वो किसी और तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरर है। अभी वो मैन्युफैक्चरर हर बंदे को मैन्युफैक्चरर बना देगा। कहता है कि अगर आपने दालें ली हैं, दालों को पैक कर दिया है, पैकिंग चेंज कर दी है, रंग चेंज कर दिया, आप क्या हैं, मैन्युफैक्चरर। आपने गाड़ी चीज ली है, उसको पतला कर दिया, आप क्या हैं, मैन्युफैक्चरर है। ये सारी चीजें वो मैन्युफैक्चरर में शामिल कर रहा है। मैन्युफैक्चरर में इसीलिए शामिल कर रहा है कि मैन्युफैक्चरर का सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। तो इसलिए हर बंदे को उठा के वो मैन्युफैक्चरर बना रहा है। मैं आपको बता देता हूँ किस किस को कह रहा है। कहता है जो बंदा प्रिंटिंग कर रहा है ना, वो क्या है, मैन्युफैक्चरर है। जो बंदा पब्लिशिंग कर रहा है वो क्या है, मैन्युफैक्चरर है। जो बंदा इनग्रेविंग कर रहा है, इनग्रेव करते हैं ना, वो कोई चीज लेके उसके ऊपर वो डॉट डॉट से बना लेते हैं, क्या है वो, मैन्युफैक्चरर है। कटिंग कर रहा है, बॉटलिंग कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, असेंबलिंग कर रहा है, चीजों को इकट्ठा करके एक चीज बना देता है, पुर्जों को इकट्ठा करके एक चीज बना देता है, वो क्या है, मैन्युफैक्चरर है। तो भाईजान ये मैन्युफैक्चरर उसने हर तरह के बंदे को, इवन वो देखो उसने पैकिंग का कह दिया कि बंदा चीजों को पैक कर रहा है, वो क्या है, हालांकि वो मैन्युफैक्चरर तो नहीं होना चाहिए। वो खुले साबुन लेता है, उसको पैक करता है, अपने ऊपर सूफी सोप लगाता है, वो क्या बन गया, मैन्युफैक्चरर हो गया। और ये मैन्युफैक्चर अमल, और मैन्युफैक्चरर ये अमल करने वाला। मैन्युफैक्चर अमल और मैन्युफैक्चरर कौन हो गया, ये प्रोसेस, ये चीज़ों को, लाइक आप स्पेयर पार्ट मंगवाते हो पाकिस्तान के बाहर से, मोटरसाइकिल के, आप उनको इकट्ठा कर देते हो, असेंबल कर देते हो। असेंबलिंग यही होता है ना, जिसकी जो जगह बनती है उसके अंदर जाके फिक्स कर दो, इसको असेंबलिंग कहा जाता है। यस सर, कौन होगा वो, मैन्युफैक्चरर। आप चीज़ें, मिसाल के तौर पर आप मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ कंपोनेंट लेते हो, कौन से हो सकते हैं, केमिकल है, मुख्तलिफ केमिकल को लेते हो, केमिकल को इकट्ठा करते हो, एक पेंट बना देते हो, मिक्सिंग की आपने, आप क्या है, मैन्युफैक्चरर है। आप कोई चीज़ लेते हो, उनको बोतलों में पैक करना शुरू कर देते हो, आप क्या है, मैन्युफैक्चरर। आप वो डाइल्यूटिंग पे भी आ रहा है, क्योंकि गाढ़ी चीज़ लेते हो उसको पतला कर लेते हो, आपको क्या हो, मैन्युफैक्चरर। तो हर बंदे को उसने मैन्युफैक्चरर बना दिया। ठीक है जी। अच्छा, आगे पढ़ो जी, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ऑफिसर ऑफ, हर वो बंदा, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। सेल टैक्स का सेक्शन है 30,
सेल टैक्स का सेक्शन, सेल टैक्स एक्ट उसका सेक्शन 30, इसके अंदर जिस जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है, जिस जिस अथॉरिटी का नाम लिखा हुआ है, वो क्या है? सेल्स टैक्स ऑफिसर। ऑफिसर इन एंड। अभी 30 को पढ़ोगे ना, उसमें चीफ कमिश्नर साहब का भी नाम लिखा हुआ है, उसमें कमिश्नर साहब का नाम भी लिखा हुआ है, उसके अंदर एडिशनल कमिश्नर का नाम भी है, डिप्टी कमिश्नर का नाम भी है, उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर का भी है, इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर का भी है, इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर का भी है, सीनियर ऑडिटर का भी है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का भी है। ये सारे क्या है? ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। इंस्पेक्टर भी शामिल है ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के। जब हमारी लड़ाई होती थी ना, लड़ाई में इनके ये जो है ना एलडीसी और यूडीसी, वो इंस्पेक्टर को ऑफिसर नहीं मानते। रीजंस है ना, वो रीजंस ये हैं कि उनके साथ इंस्पेक्टर होते थे मैट्रिक, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ था, उन लोगों को इंस्पेक्टर रखा जाता था। इंस्पेक्टर की पहले जॉब जो थी वो स्केल 9वां होता था, फिर 11वां हुआ, फिर 16वां हुआ, और फिर एफपीएससी ने कहा कि 16वां हो गया तो अब हम डायरेक्ट लिया करेंगे। तो फिर 2016 में इंस्पेक्टर्स का पहला बैच आया, फिर 18 में हमारा वाला बैच आया, और अब एक नया बैच आएगा। तो ये हाईली क्वालिफाइड लड़के हैं, ठीक है। तो अब फिर उनको मानना पड़ा, तो फिर हम कहते थे निकालो सेक्शन, वी आर ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू। हमारे कवानीन के अंदर लिखा हुआ है कि हम क्या हैं? ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। हम कहते हैं कि निकालो जी सेक्शन जो है 30 निकालो। हम फिर कहते हैं जी निकालो सेक्शन 207 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इंस्पेक्टर लिखा हुआ है ना जी, ऐसे साहब पढ़ा है आपने कभी? वो 207 के अंदर भी लिखा हुआ है, 30 के अंदर भी लिखा हुआ है कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इज ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, ये अथॉरिटी है। आगे चलते हैं जी। ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ये जी आजकल बहुत काम चल रहा है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? दो चीजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो एक चीज होती है उसको क्या कहा जाता है? इंटरफेस। आप देखो, आप चार्जर लगाते हो बोर्ड के अंदर और मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो चार्जर क्या है? आपका और बोर्ड के दरमियान, बोर्ड के और मोबाइल के दरमियान क्या है? इंटरफेस है। इसी तरह सेलर और बायर के दरमियान जो इंटरफेस है थ्रू ऑनलाइन, वो क्या है? ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। वहाँ पे चाहे आप फैसिलिटेट कर रहे हो किसी को, मिसाल के तौर पर मेरी चीज़ें नहीं है, मैं किसी और को उठाता हूँ, जैसे दराज वगैरह में हो रहा है, और मैं बेचना शुरू कर देता हूँ, तो मैं क्या हूँ? ऑनलाइन मार्केट प्लेस। और ऑनलाइन मार्केट प्लेस को भी आगे इन्होंने शामिल किया हुआ है ताकि इस पे सेल टैक्स लगाया जा सके। आगे जी, ओपन मार्केट प्राइस मैंने आप लोगों को पहले बता दी। आउटपुट, जिस तरह मैंने इनपुट बताया था, अब अपने आप को रख लो कि आप खरीदार नहीं थे, आप बेचने वाले थे, ठीक है। तो बेचते हुए जो कलेक्ट कर रहा होता है सेल टैक्स को, तो जो कलेक्ट हो रहा होता है सेल टैक्स को क्या कहा जाएगा? आउटपुट। जब आप बेच रहे हैं, बेचते हुए जब सेल टैक्स को इकट्ठा करते हैं तो उसको कहा जाता है, उसको उसको क्या कहा जाता है जी? आउटपुट। सारे नोट्स आज ही बनाने ने, मेरी गल भी सुनो। हाँ जी, जब आप बेचते हैं कोई चीज, मिसाल के तौर पर आपने सप्लाई की या नहीं जी सर, की? आपने बेचा, आपने वही बात की, अब वो आप बेकरी वाले हो, आप क्या हो? आप खरीदार नहीं हो। खरीदार को आपने 100 रुपए का जूस बेचा, जूस के ऊपर मान लो 17% रेट है, आपने 17 रुपए इकट्ठे किए। ये जो आप सेल टैक्स इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, ये टैक्स कौन सा है? आउटपुट। ये टैक्स कौन सा है? आउटपुट। तो ये बायर के लिए इनपुट होगा। डेफिनेटली खरीदार जो पे कर रहा होता है सेल टैक्स, वो इनपुट है। सेलर जो इकट्ठा कर रहा होता है वो क्या है? आउटपुट है। जो क्या बेकरी वाला वो जो पे करेगा तो वो मतलब आउटपुट बनेगा? नहीं, इकट्ठा करेगा, कलेक्ट। जब आप कलेक्ट करते हैं, जब आप बेच रहे होते हैं, बेचते हुए जो सेल टैक्स इकट्ठा करते हैं वो होता है आउटपुट। इसको थोड़ा सादा रखते हैं ना, आप बेचते हो, बेचते हुए सेल टैक्स इकट्ठा करते हो, वो क्या है? आउटपुट। आप खरीदते हो, खरीदते हुए पे करते हो, पे करते हुए सेल टैक्स जो पे किया होता है वो क्या होता है? इनपुट। एफबीआर को कौन सा देना होता है? आउटपुट माइनस इनपुट, वो एफबीआर को दे देते हैं।
ज़्यादा तो नहीं हो गया आज? 9:30 बज गए। ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ, और चीज़ें ज़्यादा हो जाए ना तो फिर समय से भी ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं, हालांकि चाहे वो आसान भी हो। तो अब आपने क्या करना है, आपने प्रिपरेशन करनी है, और कल आपसे मैं फिर दोबारा पूछूंगा चीज़ों का। आपको टाइटल सारे याद होने चाहिए, आपको शेड्यूल सारे याद होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअली अब तक जो डेफिनेशन पड़ी हुई हैं उन सब का कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कॉटन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर होती है, वो ना ट्रेडर होता है, ना रिटेलर होता है, ना होलसेलर होता है। वो कौन होता है? कॉटन इंडस्ट्री कौन होता है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर होता है। ऐसे ही है। Yes, आपको एरियर्स का पता होना चाहिए, आपको डिफॉल्टर का पता होना Yes, चाहिए। डिफॉल्टर कौन होता है? जो एरियर्स पे नहीं करता। नहीं करते। ठीक है। आपको एसोसिएट का पता होना चाहिए, आपको फर्म का पता होना चाहिए, आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन का पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर करें, और क्लियर करके कल हाजिर हो इंशाल्लाह। वी विल स्टार्ट आवर क्लास टुमारो। सो देयर इज ऑल ओके। जी सर, आखिरी क्वेश्चन है बस। हाँ सर, रेस्टोरेंट बिजनेस कौन सी स्लैब में आता है, रिटेल में या सर्विसेज में? लो जी बेटा, रिटेल देखो, रेस्टोरेंट इज मेकिंग द सर्विसेज, वो सर्विसेज दे रहे हैं आपको। ये बड़ी लड़ाई है पीआर की और पीआरए की या प्रोवेंसेस की, कि देखो वो फूड जो दे रहा होता है वो गुड्स है, लेकिन अब ये इस्टेब्लिश हो गया है कि पीआरए वाले टैक्स इकट्ठा करते हैं रेस्टोरेंट्स। डॉक्टर जो चेकअप कर रहा होता है तो उससे टैक्स कौन ले रहा होता है? पीआरए वाले लेते हैं ना, कि जनाब आप सेल टैक्स इनसे लिया करो। सही। सर, कई बोर में फाइनेंशियल ईयर बैंक्स का फाइनेंशियल ईयर लगेगा या जो कई बोर लगाएगा वो? कायबोर का फाइनेंशियल ईयर होगा। मैंने कैटेगोरिकली बताया कि वो टैक्स ईयर क्या है, कि आपको कंफ्यूज करके गलती करवा सकता है। टैक्स ईयर पे नहीं जाना, आपने किस पे जाना है? फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। और कोई क्वेश्चन? सर, काइंडली बुक शेयर कर दें ग्रुप में प्लीज। यार कर देते हैं, मैं कर देता हूँ भाई। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। सही, दैट्स इट जी। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो, और कल तक के लिए फिर इजाज़त देते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। करें जी उस्मान भाई।